हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। होटल हेवन भूमिका के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण पूरे होटल स्टाफ की सांसें अटकी हुई थी। भूमिका के वहां से चले जाने के बाद सभी लंबी गहरी सांस लेते हैं। सभी के मन में सिर्फ एक ही बात थी, अच्छा हुआ बला टली। फिर सभी बारी बारी जाकर सौम्या की चोट को देखकर अलग अलग तरह के कमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसके स्टाफ की एक मेंबर कहती है, ना जाने कभी कभी कैसे सन के लोगों से पाला पड़ जाता है, बिना वजह तुम्हें चोट लग गई। तभी एक दूसरी लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ना तुम हम लोगों की मदद के लिए वहां जाती, ना तुम्हारे हाथ पर कट लगता, लेकिन आज तुम्हारी ही चोट की वजह से वह सारा मामला सिमट गया, नहीं तो न जाने आज यह बवाल कितनी दूर तक जाता। तभी एक तीसरा लड़का कहता है, ऐसे लोगों को देखकर भला कौन कह सकता है कि यह पढ़े लिखे अमीरजादे हैं। सिर्फ इंग्लिश बोल लेने से किसी में मैनर्स नहीं आ जाती और वह सभ्य नहीं हो जाता। ऐसी जरा सी बात का इतना बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी। तभी एक चौथी लड़की कहती है, यहाँ सभी अपने बालों को खुला करके ही आती हैं। खाना बनाने के बाद किचन के दरवाजे से लेकर टेबल तक जाने के बीच में न जाने कितनों के बाल उनके हाथ से लहराए जाते हैं। न जाने भला किस किस का डीएनए टेस्ट करवाने वाली थी। अब उसमें हमारे बाल तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम सभी तो बालों का जूड़ा बनाती हैं। वहाँ यह सुनते ही उसके सभी साथी धीरे धीरे हंसने लगते हैं। तभी अचानक से एक वेटर्स कहती है, जिस लड़की ने तुम्हारे हाथ पर पट्टी की थी उसे मैंने यहाँ पर पहले भी आते हुए देखा है। वह कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। आज ना जाने यह किसके साथ थी जिसने इतना शोर मचा दिया। जिसने तुम्हारे हाथ पर पट्टी की थी वह बड़ी भोली सी लड़की है, आज भी वह कितना शांत रही। तभी एक दूसरी साथी कहती है, हाँ हाँ, उसे पहले से ही पता होगा कि उसके शांत करवाने से भी वह शांत नहीं होगी, इसीलिए चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। न जाने वह खुद भी कितना अजीब फील कर रही होगी। फिर आगे कहती है, खैर जो भी हुआ, थैंक यू सो मच सौम्या, तुम्हारी वजह से आज हम सब बड़ी मुसीबत से बच गए। तभी बाकी सब भी सौम्या से यही कहते हैं, वी आर रियली सॉरी सौम्या, हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी। सौम्या हंसकर कहती है, तुम लोग बिना वजह ही परेशान हो रहे हो। अब देखो, इसी चोट की वजह से मुझे 2 दिन का ऑफ मिला है। सौम्या की बात पर सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी एक दूसरी लड़की सौम्या से कहती है, वैसे यह कस्टमर चाहे कितनी भी सनकी थी, लेकिन उसने बात एकदम सही कही कि तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हें जरूर मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। अपनी खूबसूरती की तारीफ पर सौम्या अपनी आंखें नीचे करके धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। उसका चेहरा बिल्कुल सेब की तरह दिखाई देने लगता है। इसके बाद स्टाफ के सभी लोग एक बार फिर से अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मारवा हाउस। प्रीति को मारवा हाउस छोड़ने के बाद भूमिका हेडक्वार्टर के लिए निकल जाती है। प्रीति अपने पेशेंट से मिलने के लिए सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंच जाती है। धीरे धीरे वीसू की सेहत में सुधार होना शुरू हो गया था। अभी भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी धीरे धीरे कम हो रही थी। हमेशा की तरह प्रीति मास्क पहनकर अपना चेहरा कवर करती है और एक बार वीसू से मिल लेने के बाद अपने दूसरे पेशेंट को मिलने के लिए चली जाती है। वह देखती है कि पेशेंट को पूरी तरह से होश आ चुका था। उसकी हालत में सुधार देखकर प्रीति उससे बात करना शुरू करती है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पेशेंट जवाब देती है, लेकिन बेहद ही धीमी आवाज में, मैं ठीक हूँ। अब प्रीति उसके शरीर के साथ जुड़ी हुई सभी मशीनों पर उसकी शारीरिक क्रियाओं का आकलन करना शुरू कर देती है। बारी बारी सभी क्रियाओं को अच्छी तरह जांच लेने के बाद और पूरी तरह यह तसल्ली कर लेने के बाद कि वह पेशेंट पूरी तरह खतरे से बाहर है और अब उसकी हालत में पहले से काफी सुधार हो चुका है, प्रीति राहत की सांस लेती है। अब प्रीति उससे बातचीत करने का निर्णय कर लेती है। प्रीति कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? पेशेंट जवाब देती है, नहीं, मैं नहीं जानती। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी अस्पताल में हूँ। प्रीति मुस्कुराकर जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम किसी अस्पताल में नहीं हो, तुम मिस्टर रोहित मारवा की कैदी हो। मुझे उम्मीद है कि मौत से लड़कर जिंदा बच जाने के बाद अभी आगे भी तुम्हारी जीने की काफी इच्छा होगी। प्रीति की बात सुनते ही पेशेंट घबराने लगती है। डर उसके चेहरे पर दिखाई देने लगता है।
तभी प्रीति कहती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। पेशेंट को देखकर यह आसानी से बताया जा सकता था कि वह किसी भी चीज़ के लिए इनकार करने की स्थिति में नहीं थी। न सिर्फ उसे अपनी ज़िंदगी से प्यार था, बल्कि किसी तरह का फिजिकल टॉर्चर सहने की स्थिति में भी नहीं थी। प्रीति आगे कहती है, बोलो, क्या तुम हमें कोऑपरेट करोगी? पेशेंट बदले में धीमी आवाज़ में प्रीति को जवाब देती है, मैं अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेशन करूंगी, लेकिन बदले में आप लोगों को मेरी ज़िंदगी बख्शनी होगी। प्रीति जवाब देती है, हमें तुम्हारी ज़िंदगी की नहीं, बल्कि उस जानकारी की ज़रूरत है जो तुम्हारे पास है। हमें तुम्हारी मौत से कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर तुम हमें धोखा देने की कोशिश करती हो या झूठ बोलती हो तो याद रहे, हमें तुम्हारी ज़िंदगी से कोई प्यार भी नहीं। अब पेशेंट धीमी आवाज़ में धीरे धीरे आगे कहना शुरू करती है, मुझे भी उन लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। मैं अपने हालातों से मजबूर होकर उनके लिए काम कर रही थी। एक बार उनके चुंगल में फंस जाने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसके बाद प्रीति कमरे से बाहर निकल जाती है और सीधा कौटिल्य के पास पहुंच जाती है। कौटिल्य अभी भी अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंक जाता है और उसी ओर देखता है तो सामने ही प्रीति खड़ी नजर आती है। अब कौटिल्य मुस्कुराकर कहता है, आओ प्रीति। प्रीति कहती है, उसे होश आ गया है, मुझे लगता है कि वह हमारी मदद जरूर करेगी। कौटिल्य कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर कौटिल्य अपना लैपटॉप लेकर प्रीति के साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में वह दोनों पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं। कौटिल्य कुछ पलों के लिए पेशेंट को देखता रहता है। वह बातचीत शुरू करने से पहले उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को जांच लेना चाहता था। अब कौटिल्य पूछता है, तुम उन लोगों को कब से जानती हो और कब से उनके लिए काम कर रही हो? तुम उनके बारे में हमें क्या क्या बता सकती हो? पेशेंट सहमी सी आवाज़ में जवाब देना शुरू करती है, मैं उन लोगों के बारे में अधिक कुछ नहीं जानती। पिछले कुछ सालों से मैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर छोटे मोटे काम कर रही हूँ। कौटिल्य आगे पूछता है, तुम रहती कहाँ थी? वह तुम्हें कॉन्टैक्ट कैसे करते थे? पेशेंट जवाब देती है, मैं नहीं जानती कि वह जगह कहाँ पर है। हाँ, यह सच है कि यह पता लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा करने की सज़ा मौत थी। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं लोगों की खुफिया जगह पर रहती थी, क्योंकि मैं इस दुनिया में एकदम अकेली हूँ। इसीलिए मेरा पता लगाने की कोशिश करने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए मैंने भी कभी वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की। मुझे मेरे काम की अच्छी कीमत मिलती थी और इसके बदले में मुझे उनके साथ वफादार होने के अलावा 10 सालों तक रहना था। मेरे लिए यह सौदा एक अच्छा सौदा था। इसी तरह कौटिल्य और भी बहुत सारे सवाल पूछता है और वह एक एक करके सभी का जवाब देती चली जाती है। अब कौटिल्य पूछता है, लच्छो के बारे में तुम क्या जानती हो? वह कैसी दिखती है? पेशेंट जवाब देती है, लच्छो माँ साहब की बेहद करीबी है। इसका ओहदा बहुत ऊंचा है। जितना मैं जान पाई हूँ, माँ साहिबा का उससे ज़्यादा करीबी और प्रिय कोई नहीं है। शायद माँ साहिबा का बेटा भी उनसे वह प्यार हासिल नहीं कर पाया जो लच्छो को मिला है। माँ साहब के लिए काम करने वाले लोगों में लच्छो एक अकेली ऐसी है जो जब चाहे तब जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। वह कभी भी माँ साहिबा के खुफिया इलाके में उनसे मिलने आ सकती है और इसके लिए उसे इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वह कभी भी नियम नहीं तोड़ती। इस तरह से खुले रूप से आने जाने की इजाज़त खुद माँ साहिबा के बेटे को भी नहीं है। इतना ही नहीं, माँ साहिब लच्छो पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती है। अगर माँ साहिब का बेटा नहीं होता तो निश्चित ही माँ साहिब के बाद इस साम्राज्य की अगली हकदार वही होती। एक पल रुककर दोबारा अपनी धीमी आवाज़ में कहना शुरू करती है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। जब भी देखा है उसका चेहरा ढका रहता है, लेकिन उसके शरीर की बनावट और आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लगता है कि जितनी वह काबिल है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगी। उसकी आंखें ऐसी हैं जिन्हें एक बार देख लेने के बाद दोबारा भूल पाना संभव नहीं है। पूरा चेहरा ढका होने के बाद भी उसे उसकी आंखों से पहचाना जा सकता है। बिल्कुल मछली के आकार की आंखें हैं। कौटिल्य पूछता है, कोई तो ऐसा होगा जो लच्छो का पता जानता होगा या लच्छो को देखा होगा। पेशेंट जवाब देती है, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे संपर्क साध सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी कभी लच्छो का चेहरा देखा होगा।
हाँ, मैं एक बात पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि माँ साहिब के अलावा उनके बेटे ने जरूर लच्छो का चेहरा देखा होगा। मैं यह भी नहीं जानती कि माँ साहिब के अलावा लच्छो से संपर्क कौन कौन साध सकता है। कौटिल्य कहता है, क्या तुम लच्छो का स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकती हो? उसकी कद काठी कैसी है, वह पीछे से कैसी दिखाई देती है, उसके बाल, उसका चेहरा, ढका हुआ चेहरा, क्या यह सब बनाने में मदद कर सकती हो? पेशेंट जवाब देती है, मुझे उन लोगों से या उन लोगों के मिशन से कोई लेना देना नहीं। मुझे उनकी बातें फिल्मी लगती है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए यह सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं किस दलदल में फंसने जा रही हूँ। मौत के ही बहाने सही, कम से कम मैं वहाँ से बाहर निकल आई हूँ। मुझे इसी बात की तसल्ली है। फिर कुछ पल रुककर धीरे धीरे सांस लेती हुई दोबारा बोलना शुरू करती है, अगर मेरी जिंदगी के बदले में मुझे तुम लोगों की मदद करनी पड़े तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। यदि तुम लोग मुझे कुछ वक्त दो तो वह स्केच मैं तुम्हें खुद तैयार करके दे सकती हूँ। यह सुनते ही प्रीति झट से बोल उठती है, क्या तुम यह कर पाओगी? वह जवाब देती है, हाँ, मैं बेहतर तरीके से कर पाऊंगी। मैं एक अच्छी स्केच आर्टिस्ट भी हूँ। बस तुम्हें मेरी बैठने में मदद करनी होगी। प्रीति कहती है, अभी तुम्हें बात करते हुए काफ़ी देर हो चुकी है। फिलहाल तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। कुछ घंटों के बाद मैं तुम्हारे लिए स्केच बनाने का सामान ले आऊँगी। तब तुम अपना पूरा टाइम लेकर हमारे लिए वह स्केच तैयार कर देना। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। प्रीति के कहे अनुसार अब तक पेशेंट पूरी तरह से थक चुकी थी। उसके लिए अब एक और शब्द बोलना बेहद मुश्किल हो चुका था। वह केवल अपनी पलकें झपकाकर हल्की सी गर्दन हिलाकर प्रीति की बात पर हामी भर देती है। शेयर करें। इसके बाद कौटिल्य और प्रीति वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तभी प्रीति के दिमाग में अचानक से एक बात आती है और वह पलटकर पेशेंट के पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुम किसी सौम्या नाम की लड़की को जानती हो जो तुम्हारी माँ साहिबा के लिए काम करती है? अब पेशेंट काफ़ी हिम्मत करके अपने मुंह से आवाज़ निकालती है, मैं सौम्या नाम की लड़की को तो नहीं जानती, लेकिन मैं यह ज़रूर जानती हूँ कि सौम्या नाम की कोई साइंटिस्ट है जो माँ साहिबा की पुरानी दोस्त है। इस हिसाब से वह एक लड़की नहीं हो सकती। बाकी मैं पूरे विश्वास के साथ इस बारे में कुछ भी इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मैंने उसे कभी देखा नहीं है। प्रीति बदले में कहती है, ठीक है, अब तुम आराम करो। इसके बाद वह कौटिल्य के साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर चली जाती है। अगली सुबह मारवा हाउस, भूमिका का कमरा। प्रीति सुबह सुबह भूमिका के दरवाजे पर पहुंच जाती है और दरवाज़ा खटखटाने लगती है। भूमिका नींद पूरी कर चुकी थी, लेकिन अभी भी वह अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। भूमिका अभी नाइट ड्रेस में ही थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर वह धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने के लिए उठती है, लेकिन प्रीति को इतना भी सब्र नहीं था। वह दरवाज़ा और भी ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगती है। भूमिका दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से इरिटेट होकर अंदर से ही कहती है, मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही हूँ, तोड़कर अंदर आ जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से खटखटाने से दरवाज़ा खुल जाएगा तो ऐसा ही करो। उसके बाद जाकर दोबारा से अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। अब प्रीति फिर से दरवाज़ा खटखटाती है। अब भूमिका को याद आता है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है, इसलिए उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। अब भूमिका जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और दरवाज़ा खोल देती है। इससे पहले कि भूमिका दरवाज़ा खटखटाने वाले पर भड़कती, उसे अपने सामने प्रीति दिखाई देती है। प्रीति को देखकर भूमिका की नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब वह अपनी कमर पर अपना एक हाथ रखती है और दूसरे हाथ से दरवाजे को पकड़ कर रखती है और फिर कहती है, इतनी सुबह सुबह मेरी नींद उड़ाने के लिए तुम यहाँ आई हो? प्रीति भूमिका को एक तरफ करते हुए कमरे के अंदर चली जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तब क्या आप यह सोच रही थी कि इतनी सुबह सुबह कौटिल्य भैया आएंगे, प्यार से आपके सिर पर हाथ फिराते हुए कहेंगे कि उठो मेरी प्यारी भूमिका, सुबह हो गई है, मुझे एक बेहद ज़रूरी काम है। भूमिका झट से प्रीति के सर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, तुम हो इसलिए बच गई, अगर वह होता तो इस तरह मेरी नींद खराब करने की उसे कीमत चुकानी पड़ती। अभी भूमिका बैठ भी नहीं पाई थी कि इतने में दोबारा से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अब भूमिका दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचती है, इतनी सुबह सुबह अब कौन हो सकता है? इतने में प्रीति कहती है, इतना हैरान होकर देखने की ज़रूरत नहीं है, जाइए और अपनी नींद खराब करने की कीमत वसूल लीजिए। आ गए आपकी नाराज़गी को दूर करने की कीमत चुकाने वाले। भूमिका फिर से आश्चर्य से प्रीति की तरफ देखती है और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ जाती है।
जब वह दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर कौटिल्य था। कौटिल्य भूमिका से पूछता है, क्या प्रीति यहाँ आ चुकी है? भूमिका कहती है, मेरे कमरे के दरवाजे पर प्रीति का पता पूछ रहे हो? इससे पहले कि उनकी मीठी नोक झोंक बढ़ती, प्रीति अंदर से आवाज़ देती है, हाँ भैया, आप अंदर आ जाइए, मैं यहीं हूँ। अब भूमिका के पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह रास्ते से हटकर अंदर की तरफ चल पड़ती है। कौटिल्य भी कमरे के अंदर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। भूमिका सोफे पर जाकर बैठ जाती है। वहीं प्रीति भूमिका के बिस्तर पर बैठी हुई थी। कौटिल्य भी भूमिका के पास सोफे पर बैठ जाता है। अब भूमिका कहती हैं, हाँ तो बताइए, तुम दोनों ने क्या कारिस्तानी की है जो इतनी सुबह सुबह मेरी नींद खराब करने चले आए हो? नींद खराब की तो कोई बात नहीं, कम से कम फ्रेश होने का मौका तो देना चाहिए। क्या तुम दोनों बताकर नहीं आ सकते थे? अब प्रीति झट से कहती है, किसने कहा? नींद खुलने के बाद भी आलसियों की तरह बिस्तर पर पड़े रहो। इससे पहले कि भूमिका सोफे से पूरी तरह खड़ी हो पाती, प्रीति बिस्तर से खड़े होने की पोजीशन बना लेती है। फिर भूमिका की तरफ हाथ करते हुए कहती है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप जहाँ खड़ी हैं वहीं बैठ जाइए। भूमिका प्रीति की तरफ देखकर हंसती है और अपनी जगह पर वापस बैठ जाती है। बैठने के बाद कहती है, जब इतना डर लगता है तो थोड़ा कम क्यों नहीं बोलती? प्रीति इतने पर भी चुप नहीं रहती, फिर से बोल पड़ती है, जिनके साथ रहूँगी उनका असर तो आएगा ही ना। इससे पहले भूमिका और प्रीति की मस्ती आगे बढ़ती, उससे पहले ही कौटिल्य कहता है, अभी तुम दोनों रुक जाओ और हम जिस लिए यहाँ आए हैं पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास काम ज़्यादा है और वक्त कम है। अब भूमिका अपने बालों को ठीक करती है और शांति से बैठ जाती है। तभी प्रीति अपने साथ लाई हुई फाइल को उठाकर कौटिल्य और भूमिका के पास पहुंच जाती है। उनके सामने रखी हुई टेबल पर फाइल रखती है और खुद घुटनों के बल वहीं बैठ जाती है। फिर फाइल को खोलती है और उसमें बने हुए स्केच दिखाती है। स्केच देखते ही कौटिल्य और भूमिका दोनों की निगाहें उसी पर गड़ जाती है। प्रीति उन दोनों के चेहरे को देखती है। जब वह दोनों कुछ देर तक लगातार इसी तरह देखते रहते हैं लेकिन एक शब्द नहीं बोलते, तब प्रीति कहती है, ऐसा लग रहा है ना जैसे इसे कहीं देखा है और आप इसे जानते हैं कि यह कौन है। अब वह दोनों प्रीति की तरफ देखते हैं। प्रीति कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं तो देखा है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक झलक देखा है, पर देखा है, लेकिन कहाँ यह मुझे याद नहीं आ रहा। जब से मैंने यह स्केच देखा है तब से मेरे दिमाग में लगातार यही सोचने में लगा हुआ है। इसके चक्कर में मुझे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई है। कौटिल्य कहता है, हाँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैंने इसे देखा है, पर कहाँ? कुछ सोचकर कौटिल्य आगे कहता है, हर नकाबपोश ऐसा ही दिखाई देता है, कहीं इसकी वजह से तो हमें ऐसा नहीं लग रहा। तभी भूमिका अपने मुंह से किच किच की आवाज़ करते हुए कहती है, नहीं नहीं, यह आंखें मेरे लिए बहुत ज़्यादा जानी पहचानी हैं, जैसे मैं इन आंखों को ढूंढ रही थी और अब यह मुझे मिल गई हैं। लेकिन अब मुझे यह याद नहीं आ रहा कि यह आंखें किसकी थी और मैं इन्हें क्यों ढूंढ रही थी। भूमिका आंखें बंद करके अपने माथे पर उंगली रखकर सोचने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत जोर डालने के बाद भी उसे याद नहीं आता। भूमिका की बंद आंखों के आगे अलग अलग तरह की तस्वीर खींचने लगती हैं, लेकिन वह दिमाग में उभरी तस्वीरों को जोड़ नहीं पाती और उस चेहरे तक पहुंच नहीं पाती जिसकी यह आंखें थी। भूमिका की तरह कौटिल्य भी अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है और याद करने की कोशिश करता है कि यह पिक्चर में जो स्केच है, इससे मिलती जुलती छवि उसने कब और कहाँ देखी है। लेकिन प्रीति कोई कोशिश नहीं करती, सिर्फ उन दोनों के चेहरे को देखती रहती है। कुछ देर बाद भूमिका कहती है, यह हाइट, यह फिगर, इस मैचिंग को मैंने एक से ज़्यादा बार देखा है, लेकिन कहाँ 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 देखा है, याद ही नहीं आ रहा। फिर भूमिका खुद से ही कहती है, कमोन भूमिका, सोचो, कहाँ देखा है। एक पुलिस ऑफिसर का दिमाग चीज़ों को ऐसे नहीं भूल सकता। अब भूमिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अपना एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ सिर पर रख लेती है और कमरे में इधर उधर टहलने लगती है। कुछ चक्कर काटने के बाद वह रुक जाती है और कहती है, इस स्केच के हर हिस्से को देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह चेहरा मैंने कहीं और देखा है, यह फिगर मैंने कहीं और देखा है, यह हाइट और कॉन्फिडेंस कहीं और देखा है। एक ही स्केच को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कई इंसानों के स्केच को मिलाकर एक स्केच बनाया गया हो। भूमिका की बात सुनकर कौटिल्य भी उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। अब भूमिका आगे कहती है,
तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी उस पेशेंट ने हमारे साथ किसी तरह की चाल नहीं खेली है? कौटिल्य कहता है, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। वह पहले ही काफ़ी डरी हुई है। वह जानबूझकर हमें भटकाने की कोशिश नहीं करेगी। सीक्रेट रिसर्च लैब। अनिका को काम करते हुए करीब 24 घंटे बीत चुके थे। ओमकार और प्रीति की सगाई में सिर्फ आज का बचा हुआ दिन और रात बाकी थी, यानी कि कल सगाई का दिन था। रोहित ने अनिका को हिदायत दी थी कि आज सुबह तक वह अपना काम खत्म कर ले ताकि आराम कर सके, लेकिन यह करीब दोपहर का वक्त था जब अनिका अपने काम में मशगूल थी। ठीक इसी वक्त एनी अनिका के पास आती है और कहती है, मैडम, क्या आपको लगता है कि यह काम कुछ और घंटे में पूरा हो जाएगा? अनिका बिना एनी की तरफ देखे ही अपने काम को जारी रखते हुए जवाब देती है, नहीं एनी, मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे भी अभी तक हम काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। हम सफलता से सिर्फ एक कदम दूर हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह क्या है जिसे हम खोज रहे हैं। यह अभी भी हमारे लिए पहेली ही बनी हुई है। अगर यह पहेली सुलझ जाए तो हमारा काम कुछ घंटे का भी नहीं है, लेकिन यह पहेली सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे पास सभी रिजल्ट मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा है, जबकि हम अपना पूरा काम कर चुके हैं। अब एनी आगे कहती है, मैडम, जब इस काम में काफ़ी वक्त लग सकता है तो क्या आप इसे यहीं नहीं छोड़ सकती? आपके घर में सगाई है। सगाई खत्म होने के बाद हम इस काम को दोबारा शुरू कर सकते हैं। अनिका मुस्कुराकर एनी की तरफ देखती है और कहती है, तुम ठीक कह रही हो एनी, लेकिन मेरी थकावट इतनी भी ज़्यादा नहीं कि रात भर में उतर ना सके। मैं रात होते ही डिनर के वक्त तक वापस लौट जाऊंगी। अब एनी कहती है, मैडम, रोहित सर का मैसेज है कि आपको सही समय पर वापस जाने के लिए मैं आपको याद दिला दूं। अब अनिका एनी से कहती है, अच्छा ठीक है, अब कुछ घंटे और, मैं शाम होते ही चली जाऊंगी। इसके बाद एक बार फिर से अनिका और एनी अपने काम में लग जाते हैं। एनी की बात बिल्कुल सही थी। अनिका की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसे इस तरह खड़े होकर काम करते हुए काफ़ी घंटे बीत चुके थे। इस थकावट को उतारने के लिए कम से कम 12 से 14 घंटे की लगातार नींद की ज़रूरत पड़ने वाली थी। वैसे भी सगाई के दिन अनिका का देर तक सो पाना संभव नहीं था। सभी तैयारियों की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद भी खुद की और इंगेजमेंट गर्ल की तैयारी देखना तो बनता ही था। इसके बाद जैसा कि अनिका ने कहा था कि वह शाम होते ही चली जाएगी, लगभग 6 बजे के आसपास रिसर्च लैब से बाहर चली जाती है। लेकिन यह पहली बार था जब अनिका अपने काम के रिजल्ट तक पहुंचे बिना लैब से बाहर निकल गई थी। और शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि अनिका को विश्वास था कि वह समय रहते सच की जड़ तक पहुंच जाएगी। जैसा कि अनिका ने कहा था कि वह शाम होते ही चली जाएगी, लगभग 6 बजे के आसपास रिसर्च लैब से बाहर चली जाती है। लेकिन यह पहली बार था जब अनिका अपने काम के रिजल्ट तक पहुंचे बिना लैब से बाहर निकल गई थी। और शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि अनिका को विश्वास था कि वह समय रहते सच की जड़ तक पहुंच जाएगी। अब आगे। सगाई का दिन, मारवा हाउस। पूरे मारवा हाउस में अच्छी खासी चहल पहल थी। नौकर इधर से उधर भाग भाग कर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। कहीं पर डेकोरेशन ग्रुप अपने काम में बिजी था, तो कहीं खाना बनाने के लिए बावर्चियों का ग्रुप अपने सामान के साथ इधर से उधर आता जाता दिखाई दे रहा था। सिक्योरिटी गार्ड भी पहले से कहीं ज़्यादा अलर्ट दिखाई दे रहे थे और सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर अपने इंतज़ामों को पुख्ता कर रहे थे। काफ़ी समय के बाद मारवा हाउस में ऐसा कोई बड़ा फंक्शन होने वाला था जिसकी रौनक से पूरा शहर चमकने वाला था, जो मीडिया की सुर्खियों में छाने वाला था। सुबह जागने के बाद सनी, ओमकार और प्रीति भी इस चहल पहल को देखकर काफ़ी रोमांच में थे। वह तीनों ही बात को महसूस कर चुके थे कि आज घर में कुछ खास है और अपनी अपनी जगह पर यह जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि आखिर आज है क्या। लेकिन वह इस खूबसूरत अवसर के बारे में पता कैसे लगाएं? सवाल यह था। अपने सवाल के जवाब को लेकर सनी को बिल्कुल सब्र नहीं आता। उनके जवाबों को जानने के लिए सनी ओमकार के साथ आयशा मारवा के पास पहुंच जाता है। आयशा मारवा हाउस में खुले आसमान के नीचे बाहर ही मौजूद थी और नौकरों को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। सनी आयशा मारवा को ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है। फिर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहने के बाद उससे पूछता है,
यह तैयारी किस चीज़ की चल रही है? क्या घर में कोई फंक्शन है? इस पर आयशा मारवा जवाब देते हुए कहती हैं, मैं तुम्हारे सवाल का सिर्फ आधा ही जवाब दे सकती हूँ। अगर जानना चाहते हो तो बोलो। सनी आयशा के इस तरह के जवाब पर हैरान रह जाता है। फिर ओमकार की ओर देखने लगता है। उसके चेहरे के भाव भी कुछ इसी तरह के थे जैसे कि सनी के थे। कुछ सोचने के बाद सनी आयशा से कहता है, ठीक है, आप आधा ही बता दीजिए। आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, घर में फंक्शन है, लेकिन फंक्शन की बाकी जानकारी तुम्हें शाम को ही मिलेगी। अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जाकर तैयारी करो, अपने लिए सूट सिलेक्ट करो और सोचो कि आज शाम तुम दोनों की दी बेस्ट कैसे दिखाई देना है। फिर सनी के चेहरे को छूकर आगे कहती है, क्योंकि आज की पार्टी में सभी खास मेहमान आने वाले हैं, शहर के भी और शहर के बाहर से भी। बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन या फिर अन्य महत्वपूर्ण लोग, आज तुम्हें सभी मारवा हाउस में दिखाई देंगे। अब क्योंकि तुम दोनों शादी के लायक हो चुके हो, शहर के मोस्ट वांटेड बैचलर हो, इसलिए सभी की निगाहें तुम दोनों पर ही होंगी। इसलिए सबसे अच्छा दिखना तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर लोगों की आंखों और मन को उनकी उम्मीद के अनुसार तुम दोनों मिलो, यह भी ज़रूरी है। आयशा की यह बात सुनकर उन दोनों के चेहरों पर असमंजसता आ जाती है। आयशा आगे कहती है, और इससे भी ज़रूरी बात, तुम दोनों की होने वाली पार्टनर बेहद खूबसूरत दिखें और उनके सामने तुम फीके लगो तो क्या अच्छा लगेगा? आयशा की यह बात सुनकर ओमकार और सनी दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। अब सनी की आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती और वह कहता है, जी। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से उल्टे पांव लौट जाते हैं। ओमकार और सनी अपने धीमे धीमे कदमों से चलते हुए अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हुए मारवा हाउस के एक लॉन की ओर चले जाते हैं। अब ओमकार कहता है, मेरा किसी भी तरह की तैयारी करने का कोई मन नहीं है। सनी ओमकार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा मूड क्यों खराब है, लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। प्रीति तुमसे मिलने या बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज फंक्शन में मौजूद रहना उसकी मजबूरी होगी और वह तुमसे छुप नहीं पाएगी। जब वह तुम्हारी आंखों के सामने होगी तो तुम्हें उससे बात करने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा जब वह ओमकार की डैशिंग पर्सनैलिटी देखेगी तो ज़रूर पिघल जाएगी और अपना गुस्सा भूल जाएगी। वैसे भी फंक्शन में एक से एक परिवार की अच्छी से अच्छी लड़कियां मौजूद होंगी। जब वह तुम्हें घूरेंगी तो प्रीति को ज़रूर जेलस फील होगी और फिर वह तुम्हारे पास आ जाएगी। ओमकार सनी की बात पर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन काश कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। प्रीति ने जिस तरह से मुझसे मुंह मोड़ा है, मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की के मुझे घूरने से या मेरे आसपास आने से उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। इस बात पर सनी ओमकार का कंधा थपथपाते हुए कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करनी ही चाहिए। ओमकार कहता है, तुम सही कहते हो, यह चांस लेना तो बनता ही है। तभी ओमकार सनी को छेड़ते हुए आगे कहता है, तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। सनी हैरानी से ओमकार की तरफ देखता है। ओमकार अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, तुम्हारी मुलाकात मुक्ता से जो होने वाली है। अब सनी कुछ नाराज़गी जताते हुए कहता है, शहर के सभी खास लोग आज की पार्टी में आने वाले हैं, मतलब उन्हें इनविटेशन पहले ही पहुंच चुके होंगे। किसी ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया, कम से कम मुक्ता को तो इस बारे में जिक्र करना ही चाहिए था। अब ओमकार कहता है, तुम्हारी लास्ट बार मुक्ता से कब बात हुई थी? सनी जवाब देते हुए कहता है, कल रात ही। आज उसका बर्थडे है, इसलिए मेरी रात में ही बात हुई थी। इतना ही नहीं, मैंने तो आज उसके बर्थडे की प्लानिंग भी की थी। मैंने सोचा था कि हम कहीं बाहर चलकर दिन में मुक्ता का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और रात को वह अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगी। फिर भी उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब ओमकार कहता है, पर मुक्ता ने बताया था कि उसके बर्थडे पर उसके डैडी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर वह लोग यहाँ आएंगे तो इसका मतलब है कि आज पराशर हवेली में कोई पार्टी नहीं है। अगर पार्टी होती तो डेफिनेटली वह तुम्हें भी इनवाइट करते, और अब तक तो मुक्ता ने इसके बारे में तुम्हें बता ही दिया होता। सनी सोचते हुए कहता है, दोस्त तुम सही कह रहे हो,
यह बात तो मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस बार मुक्ता के बर्थडे पर उसकी सगाई प्लान की गई थी, और वह भी तुम्हारे साथ। तो मुझे लगा कि तरह तरह के सवालों से बचने के लिए इस बार पार्टी कैंसिल कर दी हो। ओमकार कहता है, हाँ यह हो सकता है, ऐसा ही हुआ होगा। मुक्ता के फादर उसकी बहुत केयर करते हैं। अभी दोनों दोस्त बात कर ही रहे थे कि इतने में सनी के फ़ोन पर रिंग होने लगती है। जब सनी स्क्रीन को देखता है तो यह मुक्ता की कॉल थी। सनी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ओमकार को यह समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि यह मुक्ता है। ओमकार कहता है, क्या मुक्ता का ही कॉल है? सनी हाँ में गर्दन हिलाकर मुस्कुरा देता है। अब ओमकार कहता है, तुम बात करो, मैं अभी आता हूँ। ओमकार को रोकते हुए सनी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ ही अंदर चल रहा हूँ। यहाँ पर बात करना ठीक नहीं होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल है। आते जाते किसी न किसी के कानों में हमारी बातचीत पड़ेगी तो बाद में सब मुझे छेड़ेंगे। ओमकार सनी की बात पर मुस्कुरा देता है। सनी मुक्ता की कॉल कट करके उसे मैसेज कर देता है, मैं अभी 5 मिनट में बैक कॉल करता हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त सनी के कमरे की तरफ चले जाते हैं। ओमकार कमरे में रुकता है और सनी बालकनी की तरफ चला जाता है। सनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, कान लाल हो गए थे। वह खुशी से अजीब सी कंपकपी महसूस हो रही थी। वह पूरे उत्साह के साथ मुक्ता को कॉल मिलाता है। जैसे ही मुक्ता फ़ोन उठाती है, सनी कहता है, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे माय बर्थडे गर्ल। अब बताओ, क्या कुछ खास प्लान है? फिर प्यार से नाराज़गी जताते हुए कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तुम भी मारवा हाउस आने वाली हो? मैं बिना वजह ही तरह तरह की प्लानिंग करने में लगा हुआ था। अब मुक्ता खुश होते हुए कहती है, सबसे पहले हमारी इस गलती के लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। उसके बाद यह शिकायत आपको हमसे करने से पहले अपने घर के बाकी सभी लोगों से करनी चाहिए। भला किसी का सरप्राइज़ बिगाड़ने का हक हमें नहीं है। सनी मुरझाई सी आवाज़ से कहता है, हाँ यह भी सही है, इसमें तुम्हारी क्या गलती? अब मुक्ता कहती है, जब आप जान ही चुके हैं कि आज शाम मारवा हाउस में फंक्शन है, तो हम आपको बता दें कि हम चाहते हैं कि आप हमारी ड्रेस से कुछ मैचिंग पहने। सनी कहता है, यह कौन सी बड़ी बात है, बताओ किस तरह की ड्रेस सेलेक्ट करूं? मुक्ता कहती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने ड्रेस से मैचिंग सूट आपके लिए मारवा हाउस भिजवा दिया है। वह हमने खुद डिज़ाइन किया है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे पहन सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आए तो आप उसके कलर से कोई भी दूसरा मैचिंग सूट पहन सकते हैं। हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। सनी मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, ऐसा ही होगा। बर्थडे गर्ल की इतनी फरमाइश पूरी करना तो बनता है। मुक्ता कहती है, अब हम फ़ोन रखते हैं, हमें और भी बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। सनी कुछ उदासी भरी आवाज़ में कहता है, मैंने सोचा था कि आज हम कहीं अकेले में मिलेंगे, कुछ अच्छा वक्त बिताएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुक्ता उधर से मुस्कुराकर जवाब देती है, आज का दिन हम पर उधार रहा। आप जब कहेंगे हम तब मिलने आ जाएंगे। आप आज की कसर फिर किसी दिन पूरी कर लीजिएगा, और अब अपना मूड ख़राब मत कीजिए। ख़राब मूड पर अच्छी से अच्छी ड्रेस भी काम नहीं करती। भूमि का कमरा। प्रीति अपने माँ के बड़े सारे सवालों के साथ सीधा भूमि के कमरे में पहुँच जाती है। इस वक्त भूमि एकदम रिलैक्स होकर अपने किसी ऑफिशियल वर्क में लगी हुई थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी प्रीति पर जाती है। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वह बड़ी ही असमंजस की स्थिति में है। अब भूमि प्रीति को इस तरह स्थिर खड़ा देखकर अंदर आने के लिए कहती है। प्रीति अंदर आने के बाद भूमि के सामने बैठ जाती है। प्रीति के इस तरह चुपचाप बैठने पर भूमि अपना काम एक तरफ रख देती है और कहती है, हाँ अब बताओ, इतनी सुबह सुबह इतनी खामोशी के साथ आई हो तो तूफान भी साथ लाई होगी। कहो, वह तूफान कहाँ है? अब प्रीति कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे यह पूछने आई हूँ कि जो ड्रेस हमने आपकी फ्रेंड की इंगेजमेंट के लिए फ़ाइनल की थी, वह दोनों ड्रेस मेरे रूम में क्या कर रही हैं? मेरे कई बार मना करने के बाद भी वह डिज़ाइनर उन्हें मेरे कमरे में छोड़ कर गया है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आप भूमि मैडम से बात कर लीजिए। ऐसा करने के लिए मुझे उन्होंने ही कहा है। अब आप बताइए कि मुझे उन ड्रेसेस का क्या करना है? अब क्या उन्हें पहनकर फिटिंग भी मैं ही चेक करूं?
भूमि मुस्कुराकर कहती है, आइडिया अच्छा है, एक काम करो, तुम उन्हें पहनकर फिटिंग चेक कर लो। अब प्रीति हैरान होकर भूमि से कहती है, भूमि दी यह कैसा मजाक है। अब भूमि कहती है, यह मजाक नहीं है, आज वह ड्रेस तुम्हें ही पहननी है। मेरी फ्रेंड ने अपने लिए गाउन सिलेक्ट कर लिए हैं, उसे अब इन ड्रेसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आज के फंक्शन के लिए उनमें से एक ड्रेस फाइनल कर लो। जो ड्रेस मैंने अपनी फ्रेंड के फंक्शन में पहनने के लिए फ़ाइनल की थी, उसे मैं भी आज ही पहन रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब प्रीति कहती है, आप कहना चाहती हैं कि इंगेजमेंट ड्रेस को मैं हमारे घर के फंक्शन में पहन लूँ? यह कैसे हो सकता है? कितना ऑड लगेगा। भूमि दी, आप भी कुछ भी बोले जा रहे हो। खैर, पहले तो आप मुझे यह बताइए कि आज घर में फंक्शन किस चीज़ का है। अभी तक मुझे यह भी नहीं पता है। आज की तैयारियों को देखकर यह तो समझ में आ गया है कि आज कोई ना कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, लेकिन ओकेज़न तो पता होना चाहिए, तभी तो यह तय होगा कि किस तरह की ड्रेस पहननी है। अब भूमि कहती है, तुम्हें अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना कहा है उतना करो। तुम्हें उसमें से एक ड्रेस फाइनली पहननी है और ओकेज़न मैं तुम्हें बताती हूँ, पर तुम किसी से शेयर नहीं करोगी। मेरे कहने का मतलब है कि किसी को नहीं बताओगी कि मैंने तुम्हें यह बात बता दी है। प्रीति भूमि की बात सुनते ही छोटे बच्चों की तरह अपना मुंह बंद करके ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिला देती है और फिर अचानक से उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जैसे कि उसे कोई खास राज पता चलने वाला है। अब भूमि कहती है, आज मुक्ता का बर्थडे है। हम उसका बर्थडे मारवा हाउस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मुक्ता प्रिंसेस से किसी भी मामले में कम नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ पर उसकी अच्छी दोस्त तुम हो, इसलिए तुम्हें किसी भी मायने में मुक्ता से कम नहीं लगना है, क्योंकि सबकी नज़रें उसके साथ साथ तुम पर भी होंगी। इसके अलावा यह मारवा परिवार की शान की भी बात है। तुम खुद को मेरी ही तरह मारवा परिवार की बेटी की जगह पर समझो। अब प्रीति कहती है, भूमि दी, बर्थडे गर्ल को तो सबसे अच्छा लगना ही चाहिए, मुझे उसकी तरह तैयार होने की क्या ज़रूरत है। अब भूमि कहती है, ज़रूरत है। पहली बात, मेरी भी कोई रैपो है। मैं तुम्हें सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि यह मेरी छोटी बहन है, तो लगना भी तो चाहिए कि भूमि की बहन है। दूसरा, यहाँ हर लड़की विश्व सुंदरी बनकर आने की कोशिश करेगी। वह तुम्हारी बर्थडे गर्ल के बारे में नहीं सोचेगी और ना ही तुम्हारे बारे में। तीसरा, मैं भी तो वेडिंग एंगेजमेंट टाइप की ड्रेस पहन रही हूँ ना, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। अब प्रीति कहती है, नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, बस थोड़ा अजीब लगेगा। अब भूमि कहती है, हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा अजीब ही लगेगा ना, बट इट्स ओके। अब जाओ और जाकर आज शाम के लिए तैयार होने की तैयारी अभी से शुरू कर दो। अब प्रीति के चेहरे पर अजीब से हाव भाव दिखाई देते हैं। प्रीति कहती है, आर यू श्योर भूमि दी। अब भूमि कहती है, एक ही सवाल को घुमा घुमा कर पूछने से मेरा मन नहीं बदल जाएगा। देखो, तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। वह ड्रेस जो भूमि ने अपने लिए फाइनल की थी, उसे डिज़ाइनर भूमि को डिलीवर करके जा चुका था। भूमि उस ड्रेस को दिखाते हुए प्रीति से कहती है, बताओ, यह वही ड्रेस है या नहीं जो हमने मिलकर फाइनल की थी। प्रीति ड्रेस को देखकर फिर से एक बार हाँ में गर्दन हिलाती है और फिर कहती है, वाओ दी, यह तो औसम लग रही है। भूमि कहती है, अगर तुम्हें यह ज़्यादा अच्छी लग रही है तो तुम यह पहन लो। प्रीति कहती है, यह आप पर ही अच्छी लगेगी, यह मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। इससे तो अच्छा है मैं वही इंगेजमेंट टाइप की ड्रेस पहन लूँ। प्रीति की बात सुनकर भूमि हंस पड़ती है और कहती है, अब जाओ, तुम्हें तैयार होने में बहुत वक्त लगेगा, जाकर पहले अपने बाल शक्ल सब ठीक कर लो। गुलेरिया परिवार की मारवा हाउस में एंट्री। दोपहर होते होते पूरा गुलेरिया परिवार मारवा हाउस पहुंच चुका था, सिवाय ओमकार के माता पिता के। राजश्री, श्रेया, नंदनी, मयूर, सिद्धार्थ, कर्ण गुलेरिया सभी एक साथ पहुंच चुके थे। आज की सगाई को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। सभी ने अच्छे से अच्छी तैयारी की थी। वैसे भी देश के सबसे अमीर दो परिवारों के बीच संबंधों का मामला था, इतनी तैयारी करना तो सामान्य था। गुलेरिया परिवार के आने की खबर सुनकर अनिका और रोहित आकर उनका स्वागत करते हैं। आयशा मारवा भी उनके आने की खबर मिलते ही उसी ओर चल पड़ती हैं। उधर भूमि को जैसे ही यह खबर मिलती है, वह भी दरवाजे की तरफ चल पड़ती है। रोहित सबसे पहले कर्ण गुलेरिया से हाथ मिलाकर
उनके गले लगता है। उसके बाद बारी बारी सिद्धार्थ, मयूर आदि से भी हाय हेलो करता है और पूरे जोरों शोरों से उनका स्वागत करता है। अनिका सबसे पहले श्रेया से मिलती है, उसके बाद राजश्री से, और फिर नंदनी आकर उसके गले लग जाती है। नंदनी की खुशी देखते ही बनती थी। आज के दिन को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साहित वही थी। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा उत्साही दिखाई दे रहे थे। वैसे भी बच्चों के लिए ऐसी पार्टी या फंक्शन का मतलब सिर्फ बेस्ट ड्रेसेस और खूब सारा एंटरटेनमेंट होता है। भूमि को भी बच्चों से मिले हुए कई दिन बीत चुके थे। वह बच्चों से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। गुलेरिया परिवार के आने की खबर सुनते ही वह भी हॉल में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद इससे पहले कि वह सभी लोगों से मिल पाती, रिया की निगाह भूमि पर पड़ती है। तभी रिया दौड़ते हुए भूमि के गले लग जाती है। भूमि उसे अपनी गोद में उठाते हुए चारों तरफ गोल गोल घुमाने लगती है। उसके बाद आर्यन और अलेक्जेंडर से भी मिलती है। फिर यश और पिंकी को भी प्यार करने के बाद वह बाकी सबसे मिलना शुरू करती है। जहां रोहित कर्ण गुलेरिया के साथ बात कर रहा था, वहीं अनिका के मिल लेने के बाद अब भूमि बारी बारी राजश्री, श्रेया और नंदिनी से मिल रही थी। स्वागत की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद अंदर की ओर आगे बढ़ते हुए नंदिनी तपाक से बोली, अनिका देखो, मैं प्रीति के लिए सगाई में पहनने के लिए ड्रेस लेकर आई हूँ और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे यह ड्रेस पहनने के लिए कहो, क्योंकि मेरा कुछ भी कहना तुम्हारे सरप्राइज को खराब करना होगा, इसलिए यह जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। इससे पहले कि अनिका कोई जवाब दे पाती, भूमि हैरानी भरी निगाहों से नंदिनी की तरफ देखती है और झट से जवाब देती है, प्रीति की ड्रेस पहले ही तैयार है, वह उसे पहन कर भी देख चुकी है। वह उसकी अपनी चॉइस की होने के साथ साथ एकदम परफेक्ट और फिट है। अब इसकी क्या ज़रूरत है? नंदिनी कहती है, बिल्कुल ज़रूरत है। अब प्रीति हमारे घर की होने वाली बहू है, इसलिए वह गुलेरिया परिवार की ही लाई हुई ड्रेस पहनेगी। अब भूमि कहती है, यह नहीं हो सकता, हमने पूरे 24 घंटे खराब करके ड्रेस फाइनल की है, इसलिए नंदिनी भाभी आप यह ड्रेस प्रीति को फिर कभी पहना देना, अब तो ऐसे मौके आते ही रहेंगे। नंदिनी कहती है, लेकिन आज की बात अलग है, आज उसे गुलेरिया परिवार से आए हुए कपड़े ही शगुन के तौर पर पहनने होंगे। बस मैं कुछ नहीं जानती, अब तुम समझो और यह अनिका समझे। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद जाकर प्रीति से बात करूंगी, और मुझे पता है। जैसा कि नंदनी और भूमिका के बीच खट्टी मिट्टी नोक झोंक चल रही थी, भूमिका कहती है, यह नहीं हो सकता, हमने पूरे 24 घंटे खराब करके ड्रेस फाइनल की है, इसीलिए नंदनी भाभी आप यह ड्रेस प्रीति को फिर कभी पहना देना, अब तो ऐसे मौके आते ही रहेंगे। नंदनी कहती है, लेकिन आज की बात अलग है, आज उसे गुलेरिया परिवार से आए हुए कपड़े ही सुगुन के तौर पर पहनने होंगे। बस मैं कुछ नहीं जानती, अब तुम समझो और यह अनिका समझे। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद जाकर प्रीति से बात करूंगी, और मुझे पता है तुम दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगी। अब आगे आयशा मारवा अब तक वहां पहुंच चुकी थी और भूमिका व नंदनी के बीच चल रही इस नोक झोंक को देख भी रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अभी इस नोक झोंक को नहीं रोका गया तो यह जल्दी ही विवाद का रूप ले लेगी। भूमिका जितनी अंडरस्टैंडिंग और स्वीट नेचर की थी, उतनी ही जिद्दी भी थी, और जिद्दी भी वह आसानी से नहीं पकड़ती थी। लेकिन अगर उसने जिद पकड़ ली तो फिर उसे अपनी बात से डिगाया नहीं जा सकता था। अनिका भी इस बात को अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए अनिका बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि यह मामला खुद ही सुलट जाए, किंतु स्थिति ऐसी दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे यह खराब होने वाली थी। इससे पहले कि एक अच्छे मौके पर परिस्थितियां खराब हो जाएं, आयशा मारवा कमान संभाल लेती है और कहती है, तुम दोनों रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आयशा भूमिका से कहती है, तुम यही चाहती हो कि प्रीति वही कपड़े पहने जो उसने अपने लिए खुद चुने हैं। भूमिका हाँ में गर्दन हिला देती है। फिर आयशा नंदनी की तरफ घूमती है और उससे कहती है, तुम यह चाहती हो कि प्रीति जो भी पहने वह गुलेरिया परिवार की तरफ से उपहार हो। अब नंदनी भी हाँ कर अपनी गर्दन हिला देती है। इसके बाद आयशा कहती है, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है जिस पर तुम दोनों अपना मूड खराब करो। देखो, उस ड्रेस को तैयार करने का जो भी खर्चा है वह गुलेरिया परिवार दे दे। इस तरह से वह ड्रेस गुलेरिया परिवार की तरफ से हो जाएगी और प्रीति की मनपसंद भी। यह सुनते ही नंदनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे यह उपाय बेहद ही पसंद आता है और वह झट से मुस्कुराकर कहती है, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं।
भूमिका अपने स्वभाव के अनुसार अपनी दोनों बाहें आयशा के गले में डाल देती है और कहती है, आंटी जी यू आर ग्रेट, इसलिए तो आप मेरी फेवरेट है। तभी फुदकते हुए रिया वहां आ जाती है। फिर भूमिका का हाथ पकड़कर कहती है, भूमिका बुआ चलिए आप मुझे अपनी ड्रेस दिखाइए कि आप क्या पहनने वाली हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या सिलेक्ट किया है, और आप उसे देखकर बताइए कि मैं उसमें कैसी लगूंगी। रिया की बात सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देने लगती है। तभी सभी वहां खड़े देखते देखते रह जाते हैं कि रिया भूमिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। उन दोनों की सजने संवरने को लेकर ट्यूनिंग को देखकर सभी हंसने लगते हैं। वैसे भी रिया को भूमिका शुरुआत से ही उसके स्टाइल के लिए बेहद पसंद थी, और दोनों की एक जैसी पसंद होने के कारण भूमिका को भी रिया बेहद प्यारी थी। सनी का कमरा। धीरे धीरे दोपहर भी ढल चुकी थी। अब तैयार होने का वक्त हो चुका था। सनी और ओमकार दोनों ही बेड पर बैठे हुए थे। दोनों ने ही अपने हाथ पीछे की ओर करके बिस्तर पर टिकाए हुए थे और गर्दन ऊंची करके छत की ओर देख रहे थे। उनके पैर बिस्तर से नीचे लटक रहे थे। वह दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे और गहन विचारों में मगन थे। तभी ओमकार कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, आज तुम्हारे लिए खास दिन है। मुक्ता भी समय से पहले ही यहाँ पहुँच जाएगी, तुम्हें उसके वेलकम के लिए वहाँ मौजूद होना चाहिए। आज हर किसी की निगाह तुम दोनों पर ही होगी। हमारे सभी रिश्तेदार और मुक्ता के सभी रिश्तेदार तुम दोनों को साथ में देखेंगे और मेड फॉर ईच अदर के फॉर्मेट में तुम्हें फिट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तुम्हारे ऊपर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम किसी भी मामले में मुक्ता के रिश्तेदारों को मायूस ना करो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मुक्ता हमारे रिश्तेदारों में से किसी को भी मायूस होने का मौका नहीं देगी। सनी कहता है, मुझे तैयार होने में कितनी देर लगेगी? जरा सी देर में मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मैं तैयार तब होऊंगा जब तुम अपने लिए एक सूट फाइनल कर लोगे। कितनी देर हो चुकी है मुझे तुमसे यह कहते कहते कि कुछ सिलेक्ट कर लो। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हारा मेरे आसपास रहना तुम्हारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऊपर से अगर तुम इसी तरह से उदास रहोगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फिर एक पल रुक कर आगे कहता है, और बोलने वालों को तो तुम जानते ही हो। अब तक जो भी लोग इस बारे में जानते होंगे कि मुक्ता और तुम्हारा रिश्ता होने वाला था, वह तुम्हारे चेहरे की मायूसी देखकर कुछ और ही मतलब निकाल लेंगे। इस खूबसूरत अवसर का फ़ायदा उठाते हुए तुम्हारे माता पिता के पास अपनी अपनी लड़कियों का रिश्ता लेकर पहुंच जाएंगे। तुम्हारी मुसीबत कम होने की जगह और बढ़ जाएगी। इसीलिए जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब ओमकार कहता है, मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं कमरे में ही ठीक हूँ। सनी अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और बिस्तर से कुछ कदम दूर चला जाता है। फिर ओमकार की तरफ मुड़ता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरा ऐसा करने से मुक्ता का मूड खराब होगा, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर आएगी। वैसे भी आज उसका जन्मदिन है। इतना ही नहीं, मेरे अपने कमरे से बाहर नहीं जाने के लिए जवाबदेही भी तुम्हारी होगी। सभी घर वालों को, रिश्तेदारों को तुम जवाब देना, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। अब ओमकार सीधा बैठते हुए कहता है, तुम बिना वजह ही जिद कर रहे हो। सनी ओमकार की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, और तुम क्या कर रहे हो? दोस्त की खुशी में खुश होना एक अच्छे दोस्त की पहचान होती है। आज नहीं तो कल प्रीति की नाराजगी दूर हो ही जाएगी। वैसे भी भूमिका दी ने कहा है कि वह हमारी मदद करेंगी। अब मौका दो उन्हें कि वह हमारी कोई मदद कर सके। और तुम भूल रहे हो कि पार्टी में नीचे प्रीति भी होगी, इसीलिए भी तुम्हें खुश और अच्छा दोनों दिखाई देना चाहिए। अब ओमकार जैसे ही आगे बोलने की कोशिश करता है, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ होती है। उन दोनों की आंखें एक साथ दरवाजे की ओर देखने लगती हैं। दरवाज़ा खुलता है और एक नौकर अंदर आ जाता है। नौकर अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाता है तो उसके हाथों में एक सूट था। वह उसे बेड पर रख देता है। फिर कहता है, भूमिका मैडम ने कहा है कि यह सूट प्रीति मैडम की ड्रेस से मैचिंग है और ओमकार सर को यही पहनना है। इतना कहकर वह वापस पीछे की ओर मुड़ता है और चला जाता है। यह सुनकर ओमकार को अंदर से थोड़ा सा उत्साह महसूस होता है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर असमंजसता दिखाई दे रही थी। वहीं सनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह ओमकार की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए उसे कहता है, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, ना मुझे ना कहने के लिए और ना ही भूमिका दी को। फिर ओमकार का हाथ पकड़कर खींचकर उसे खड़ा करके उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर थपथपाते हुए कहता है,
चलो तैयार हो जाओ। जरूर भूमिका दी ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। सनी की बात सुनने के बाद अब ओमकार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रोहित अनिका का कमरा। रोहित अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी दरवाज़ा खुलता है और अनिका अंदर आती है। अनिका के अंदर आते ही रोहित के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। तुम्हें तैयार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। अनिका की आंखें कमरे में अंदर आते ही उस स्टैंड पर जाती हैं जिस पर कई सारे गाउन टंगे हुए थे। यह बेस्ट गाउन्स में से कुछ थे जो खास अनिका के लिए ऑर्डर किए हुए थे। अनिका की निगाहें पल भर के लिए उस स्टैंड पर ही टिकी हुई थी। वह केवल रोहित की आवाज़ को अपने कानों से सुन रही थी। वह स्टैंड के पास जाकर सभी गाउन्स को इधर उधर करके देखने लगती है। फिर 2 पल के बाद अनिका कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर मारवा, पर मैं गाउन नहीं पहनूंगी। आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। रोहित अनिका की बात सुनकर बेहद हैरान होता है और उसके पास आकर कहता है, क्यों? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? अनिका कहती है, तुम्हारी पसंद मुझे पसंद क्यों नहीं आएगी? ऐसा कहकर वह रोहित की तरफ मुड़ती है। अनिका की आंखें जैसे ही रोहित की आंखों से मिलती हैं, वह पल भर के लिए खामोश रह जाती है। उसके बाद उसका ध्यान रोहित के मुस्कुराते हुए चेहरे और फिर पूरे रोहित पर जाती है। रोहित के ड्रेसिंग लुक को देखकर अनिका जैसे पिघल जाती है और उसकी बात मुंह के अंदर ही रह जाती है। वह खामोश होकर हल्की सी मुस्कान के साथ रोहित को देखने लगती है। रोहित धीरे से अनिका की तरफ बढ़ता है और उसके एकदम पास आ जाता है। फिर उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए पूछता है, बताओ यह गाउन तुम्हें क्यों पसंद नहीं? अनिका अपने दोनों हाथ रोहित के दोनों कंधों के पास सीने के ऊपर रख देती है। अनिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके आसपास हल्की हल्की हवा चल रही हो। वह इस तरह रोहित में खोई हुई थी कि उसे रोहित की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। अब रोहित इस बात को समझ जाता है कि अनिका का ध्यान उसकी बात पर नहीं है। मौका हो, दस्तूर भी हो और रोहित चूक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रोहित के होठ अनिका के होठों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अनिका सचेत हो जाती है और रोहित के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, कभी भी कहीं भी शुरू। अब रोहित अनिका का हाथ अपने होठों से नीचे कर देता है और कहता है, कहीं भी कहाँ हूँ? अपने बेडरूम में हूँ, अपनी बीवी के साथ। अनिका अपने दोनों हाथ रोहित के गले में डालते हुए कहती है, अच्छा तो क्या आप आज की सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हैं और इस वक्त पूरी तरह से फ्री हैं? अब रोहित जवाब देता है, वही तो पूरी करने जा रहा था। मेरी पहली जिम्मेदारी तुम हो, पर तुमने पूरा ही नहीं करने दिया। अनिका मुस्कुराकर पीछे हट जाती है और कहती है, अगर आप तैयार हो चुके हैं मिस्टर मारवा, तो क्या मैं तैयार हो जाऊं? अब रोहित फिर से उसी बात पर आ जाता है, पहले यह बताओ कि तुम्हें कैसा गाउन चाहिए? अब अनिका जवाब देती है, मैंने कहा कि मैं साड़ी पहन रही हूँ, मुझे गाउन नहीं चाहिए। रोहित पूछता है, तुम पर सब अच्छा लगता है, लेकिन गाउन क्यों नहीं पहनना? क्या कोई खास वजह? अनिका जवाब देती है, आज उन चारों का दिन है, वह दोनों लड़कियां गाउन पहनेंगी। अब घर की बाकी सभी फीमेल भी गाउन पहन लेंगी, तो उन दोनों के लिए खास क्या रह जाएगा? आज सबसे अच्छा और अलग उन्हें ही लगना चाहिए, इसीलिए मैं इंडियन अटायर पहनना चाहूँगी। अब रोहित कहता है, तुम चाहो जो भी पहनो, तुमसे अच्छा और कोई दिख ही नहीं सकता। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था ताकि अपनी सोलमेट के साथ मैचिंग कर सकूं। ठीक है, मैं भी कुछ इंडो वेस्टर्न या इंडियन अटायर पहन लेता हूं जिसमें कुर्ता शामिल हो। अब अनिका रोहित से कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। रोहित जवाब देता है, मुझे अच्छा लगने के साथ साथ अपनी मेट के साथ मैच भी करना है। गेस्ट रूम। श्रेया, राजलक्ष्मी, नंदनी सभी गेस्ट रूम में मौजूद थे और तैयार होने के लिए अपने अपने चेंजिंग रूम की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। आयशा, मारवा और भी कुछ औरतें गपशप करने के लिए इस वक्त यहीं मौजूद थी। ठीक इसी वक्त भूमिका वहीं पहुंच जाती है। भूमिका वहीं दरवाजे पर चुपचाप खड़ी हो जाती है और सभी की तरफ देखने लगती है। तभी सभी का ध्यान भूमिका पर जाता है। भूमिका को इस तरह खामोश देखकर श्रेया कहती है, आओ भूमिका, देखो और बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है। अब भूमिका कहती है, क्या राजलक्ष्मी भी साड़ी पहन रही है? राजलक्ष्मी भूमिका की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला देती है। अब भूमिका कहती है, ठीक है, घर की सभी फीमेल साड़ी पहन रही हैं, लेकिन कम से कम इन दोनों को तो छोड़ दो, इनकी हालत देखो,
फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को गाउन टाइप ड्रेस वियर करनी चाहिए ताकि इस कंडीशन में कंफर्टेबल रहो। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ कहता, भूमिका बाकी सब की तरफ देखते हुए कहती है, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो ठीक समय पर ठीक ठीक जानकारी दे सके? मैंने आज के लिए वेस्टर्न ड्रेस डिजाइन करवाई थी, अब बताओ एट द मोमेंट मैं साड़ी कैसे पहनूं? अब मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं वही ड्रेस पहनने वाली हूँ। भूमिका की नाराजगी देखकर नंदिनी आगे कहती है और भूमिका का हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए कहती है, क्या भूमिका, यह बात बात पर रूठना लड़के वालों का काम होता है। अब तुम लड़की वाली होकर भी ऐसे बात बात पर रूठोगी तो कैसे चलेगा? अब हमारे जमाई राजा रोहित मारवा की बहन होने का नाजायज फायदा मत उठाओ। जहां भूमिका का दिमाग इतना खराब हो रहा था, वहीं नंदिनी की बात सुनते ही वहां मौजूद बाकी सभी हंस पड़ते हैं।